अब वो सेल्स गर्ल अरमान के ठीक सामने डरी हुई खड़ी थी। अरमान उसके सामने एक राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान खड़े हुए थे। वो चारों भी गुस्से से बिना किसी इमोशन के उस सेल्स गर्ल को देख रहे थे। सेल्स गर्ल किसी को देख नहीं पा रही थी। सारी लाइट सेल गर्ल के ऊपर ही थी। सेल गर्ल चारों तरफ अपनी नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी। अरमान की रौबदार आवाज वहां गूंज उठी। अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जा सकती हो। अब सेल्स गर्ल की रीढ़ की हड्डी तक में सिरन दौड़ पड़ी और उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया। वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और जोरों से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तो उस अनजान मैडम ने पैसे दिए और कहा कि अगर मैं उस लड़की को चेंजिंग रूम में बंद कर दूंगी तो उसकी जान नहीं जाएगी। बस वो मैडम कुछ देर के लिए उसे सताना चाहती है। मेरा यकीन मानिए, मैं उस लड़की को जानती तक नहीं थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाऊं। अब जैसे ही उस सेल्स गर्ल ने रोते हुए सारी बातें कही, अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अरमान ने अचानक से अपनी उंगलियों से 3 बार चुटकी बजाई और अगले ही पल एक पिंजरा टाइप जैसा कुछ वहां आ गया, जो सीधा उस लड़की के ऊपर जा गिरा। अब तो वो सेल्स गर्ल बुरी तरह से डर के कांप उठी। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? उस लड़की को लगा मानो कि वो कहीं कैद हो गई थी। और तभी अचानक से उस पिंजरे में बना हुआ एक थैला खुला और उस थैले के अंदर से छोटी मधुमक्खियां निकलनी शुरू हो गई। अब तो सेल्स गर्ल ने जोरों से चीखना शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके शरीर पर मधुमक्खियों ने हमला कर बुरी तरह से उसे काटना शुरू कर दिया था। इतना भयानक मंजर देखकर एक पल को ध्रुव और आहान का गला सूखने लगा था, लेकिन सुमित और आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अरमान की जोरदार आवाज वहां गूंजी, किसी को हक नहीं है कि कोई अरमान सिंघानिया की किसी भी चीज की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तुम्हें सिर्फ ये छोटी सी सजा दी गई है। अगली बार अगर तुमने अरमान सिंघानिया की वाइफ आस्था सिंघानिया के साथ किसी भी तरह की चालबाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत क्या होगी तुम खुद अंदाजा लगा लेना। अरमान आहान की तरफ मुड़ गया और बोला, जाकर उस मैडम का स्केच बनाओ जिसके कहने पर उसने आस्था को चेंजिंग रूम में बंद किया था। आहान जो पहले से ही घबराया हुआ था, वो जल्दी से बोला, हो जाएगा भाई। सेल्स गर्ल जो अब तक उस पिंजरे में बेहोश हो चुकी थी, आहान अपने कुछ आदमियों के साथ उसे वहां से सीधा अस्पताल में एडमिट करवाने लेकर जाने लगा। तभी अरमान का फोन बजने लगा और उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसने चारों की ओर देखते हुए कहा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर अरमान वहां से चला गया। तब आकाश ने ध्रुव और आहान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुम लोगों ने ये सब पहली बार देखा है? ध्रुव मायूस होकर बोला, हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी ऐसा मंजर देखते हैं ऐसा लगता है पहली बार देख रहे हैं। तभी आहान खुश होकर बोला, लेकिन इन सब में मुझे एक बात अच्छी लगी। आज अरमान भाई ने आस्था भाभी के लिए स्टैंड लिया। मुझे लगता है कि जरूर भाई के दिल में आस्था भाभी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। तभी तो उन्होंने उस सेल्स गर्ल को इतनी भयानक सजा दी है। तभी सुमित नाखुश चेहरे से बोला, बात तब अच्छी होती है जब अरमान ने आस्था को अपनी कोई चीज ना कहकर अपनी वाइफ कहा होता। मतलब अरमान के लिए आस्था सिर्फ एक चीज है। वो अभी तक आस्था को ना तो प्यार करता है और ना उसे अपनी बीवी मानता है। अब जैसे ही सुमित ने सच्चाई से उन तीनों को रूबरू करवाया, तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अरमान वापस आकर एक बार फिर किंग की तरह कुर्सी पर बैठ गया और अगले ही पल कुछ गार्ड्स 2 लोगों को घसीटते हुए वहां ले आए, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आहान कंफ्यूजन में बोला, क्या ये प्रियंका है? कौन थी वो लड़की
और क्या करने वाला था अरमान उसके साथ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।